Hi everyone, welcome to Major HS Skills Balnoi Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 2026 के फर्स्ट पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन, यानी 2026 फर्स्ट में जो अभी लास्ट सैटरडे एग्जाम हुआ है उसमें जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, दैट्स मीन जो 12th ऑफ अप्रैल एग्जाम हुआ है उसमें केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कैसे सॉल्व करने, ट्रिकी है, चेंजेस है, जो भी है वो सब हम इसमें डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस केमिस्ट्री पार्ट को। ठीक, एनडीए 2026 फर्स्ट की केमिस्ट्री पार्ट। पेपर पैटर्न सेम रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन की वेटेज दी जाती है 10 से 15, हम लोग हर क्लास में बताते भी हैं, वही रही है, एग्जैक्ट 15 ही क्वेश्चन की रही। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है if x is the number of electrons and y is the number of nucleons। अच्छा, आप देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए न्यूक्लियॉन्स वर्ड डाला गया, और एनडीए वाले बच्चे इतने इनफ स्मार्ट तो हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक, रिप्रेजेंटेड दिस इज लाइक, इसको ऐसे लिख दिया गया यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इधर वापस लिख रही हूँ, ये रहा। अब यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, राइट? नहीं, हमें सिर्फ एक्स और वाई बताना है। तो जो एक्स है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और वाई जो है वो न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। तो जब भी हम लोग ऐसा लिखते हैं एलिमेंट को, तो एज वी ऑल नोज ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज 32। ठीक, एंड ये जो होता है एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसमें ये कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 बोरो कर लिए, यानी 16 और 2 दैट्स मीन 18। क्या 18 ऑप्शन में है? वी हैव इन अ सी ऑप्शन, दिस इज 18 एंड 32। ध्यान से ही कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब जब ये क्वेश्चंस करते होंगे एनडीए वाले स्टूडेंट्स, मोस्टली हम लोग कराते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को, जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्वेश्चन कराते हैं, तो तब स्टूडेंट्स को लगता है इतना इजी क्वेश्चन कहाँ आता है। देखिए आया ना इतना इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अवर 77th क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कार्बन इज अ थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल। हमारी इतनी सारी क्लासेस में ये टर्म मैं जनरली ऐसे लिखती हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी किसी को भी बनने के लिए द इन्वॉल्वेशन ऑफ हीट। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, जब भी हम इसकी बात करते हैं, मेलोट्रॉप्स की ही बात करते हैं, तो जिसकी हीट बनने में इन्वॉल्वेशन है ही नहीं, मतलब जिसकी ये स्पेसिफिक हीट या फिर डेल एच या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन वो जीरो होगी, वो थर्मोडायनामिकली उतना ही स्टेबल होगा। व्हेन वी कंपेयर, दिस इज 29 किलो जूल पर मोल, ये डायमंड की होती है। मतलब डायमंड जो है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है। कोल आपको पता ही है, कोल माइंस में टेम्परेचर का वेरिएशन होता ही है। फुलरेन मैन मेड कंपाउंड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। एज वी ऑल नोज ग्रेफाइट, इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, मतलब ये थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। अगर प्रॉपर्टीज देखी ढंग से तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ भी रॉन्ग हुआ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 78। यहां पर बात कर रहा है कोलाइडल सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन है, कोलाइडल का है। कोलाइड एंड अ सस्पेंशन आर अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये एक्सेप्शन टर्म्स है। ठीक है, एक्सेप्शन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे 3 सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, कोलाइडल, सस्पेंशन एंड अ ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन बेसिकली दोनों आ जाते हैं इसमें, हेटेरो और होमो दोनों आ जाते हैं, बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द ट्रू, वो होमोजेनियस होता है, कोलाइडल जंक्शन हेटेरोजेनियस है। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Colloids can be separated from the mixture by the process of centrifugation। यह सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर देते हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट था तो मिल्क का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग मिल्क में से क्रीम निकालते हैं ना, उसको ऐसे सेंट्रीफ्यूगेट करके। यस, वी कैन से करेक्ट है। और नॉट ओनली दिस, एक और है आपका ब्लड, इसी का एग्जाम्पल है। ब्लड ग्रुपिंग भी हम लोग इसी से करते हैं ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है हमारा दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल एंड अ सस्पेंशन कैन बी सीन
बाय द नेक्ड आई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सस्पेंशन को हम देख सकते हैं नेक्ड आई से ना, पॉल्यूटेड एयर इन योर एनवायरनमेंट, लेकिन कोलाइडल नहीं दिखता। कोलाइडल दिखता तो क्या हम देख पाते हमारे मिल्क में पानी कौन सा है, मिल्क कौन सा है? क्या हम अपने ब्लड में देख पाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स? नहीं देख पाते, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अगर हमारे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, हाउएवर द मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड अ वाटर शो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है और ये आपका colloidal solution है, and colloidal solution follow the Tyndall effect, true solution does not follow the Tyndall effect. तो we can say कि फोर्थ वाला करेक्ट है बट थर्ड वाला रॉन्ग हो गया। 1 2 4 एंड 1 2 4 जो है वो हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर 79 क्वेश्चन। कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, सॉल्यूट में बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वॉलेटाइल वो होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर पे उड़ जाता है ना। वॉलेटाइल्स वाले में जनरली यूज की जाती है डिस्टिलेशन, उसमें भी स्टीम डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है एक सॉलिड है जो किसी लिक्विड में घुला हुआ है, सॉल्यूट में। ठीक, तो इसमें से कौन से मेथड से उसे सेपरेट करेंगे? तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड है वो है एवापोरेशन। वी आर यूजिंग एवापोरेशन, बी सेट बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बता दूं, क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली आपको जो सॉलिड ऑब्टेन हुआ होता है आप उसमें से इंप्योरिटीज हटा रहे होते हैं, तो इंप्योरिटीज के टर्म में हम उसको सॉल्यूट भी बोल सकते हैं ना। यस, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट फॉर्म नहीं दिया कि इट इज सॉलिड इज अ सॉल्यूट फॉर्म, ठीक है, विच मे बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन को डिटेल नहीं करा गया है, दैट इज सॉलिड आपके पास है और आपने उस जो सॉलिड है उसको सेपरेट करना है। तो क्रिस्टलाइजेशन में भी हम लोग यही करते हैं ना, प्योरिफिकेशन ऑफ अ सॉलिड। तो वी सेट दोनों करेक्ट हैं, सी वाला दोनों करेक्ट हैं। ठीक, ओके, 79 क्वेश्चन हो चुका है, लेट्स मूव। देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ में कंफ्यूजिंग भी तो है ना। नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सारी क्लासेस में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टीज को प्रॉपर बताया है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होती हैं हमारी ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज। पहले सारी प्रॉपर्टीज देख ली, नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए आयरन है Fe2O3 हुआ, क्लियरली मेंशन है, ऑक्सीडेशन है मतलब पता चल रहा है, ए करेक्ट है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी चीज की बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, बी सेट बिल्कुल ठीक। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। होता है ना रेंसिडिटी, तो बोलते ही ऑक्सीडेशन से, लाइक जो हमारे फूड्स वगैरह होते हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं ना एयर टाइट क्लोज, अगर एक यूटेंसिल्स में भी बंद करके रखें तो वो बॉक्स में बंद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं या फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। और रेंसिडिटी की प्रिवेंट भी हम लोग नाइट्रोजन से करते हैं। ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी पहले किया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नाइट्रोजन फिलिंग वाले टर्म्स में किया था। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस पर रहता है। इस क्वेश्चन पर देखें तो यस, ये करेक्ट आंसर है। ब्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने क्लास में इसको बहुत बार डिस्कस किया है। जब हम फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, किसी भी वेजिटेबल को चॉप किया, दैट इज अ फिजिकल चेंज, है ना। लेकिन अगर कट करने के बाद उसका कलर चेंज हो गया, जैसे एप्पल है, पोटैटोज है ना, ब्राउन हो गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो ये चारों के चारों हमारे जो हैं वो ऑक्सीडेशन के हैं। इजी थे, बट उनके लिए इजी थे जिन्होंने इसको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा था। और ये देखिए, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट इजी, क्योंकि जब भी आप एसिड को पढ़ना स्टार्ट करें, व्हाई आई एम सेइंग इट इज इजी, क्योंकि मैं यहाँ पर फोकस कर रही हूँ हमारी एनसीईआरटी के टर्म पर। और हम लोग जब यहाँ पर क्लासेस ली उस वाले टर्म पर, जब हम एसिड को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से करते हैं? तीन कंसेप्ट से करते हैं, अर्हेनियस, ब्रोंस्टिट-लॉरी एंड लुईस कंसेप्ट, राइट। ये यहाँ पर डेफिनेशन ही है किसकी? अर्हेनियस की। फिर भी एक बार देख लेते हैं अर्हेनियस जी ने क्या कहा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, फिर से स्टेटमेंट को रीड करेंगे। कोई भी एसिड जब वाटर में डाला जाए तो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट कर दे, ठीक। कोई भी बेस अगर पानी में डाला जाए OH आयन को एलिमिनेट कर दे, राइट। ये एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन इसका एक लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन क्या आया? लिमिटेशन ये आया कि अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है, ज्यादा बताऊंगी तो फिर क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट dissociate in a water to give a hydrogen ion, right? And bases are the substance that produce OH ion. किसका है? अर्हेनियस कंसेप्ट का।
ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, मतलब इतना इजी। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जब आप बात कर रहे होते हो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की, तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ पढ़ना था और वहीं से क्वेश्चन। मतलब 3 तो रूल है और 3 तो पढ़ ही सकते हैं डिफाइन, क्योंकि 3 डिफाइन में लुईस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो 3 पढ़ने में आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं रहा होगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। Superphosphate of a lime, a phosphate fertilizer is obtained by the reactions of अगर आपने वो हमारी क्लासेस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी फर्टिलाइजर्स के बारे में बात की जाती है तो मैं बोलती थी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, कैसे बना है, कौन से टाइप का है, कितना परसेंट है, बस उसी से काम हो जाएगा। जो सुपर फॉस्फेट है, जिसको सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम या ये जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर है एनपीके, उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जो कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करके ऑब्टेन होता है। तो दिस इज एन डायरेक्ट इन ऑप्शन। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कोर्स रॉन्ग हो गया, दिस इज फॉस्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड रॉन्ग हो गया, क्लोरीन इसमें नहीं आता, एंड नाइट्रिक एसिड नहीं आता। अगर नाइट्रिक एसिड आता तो ये नाइट्रोजेनियस हो जाता ना, ठीक। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब मैं इसको भी बोलूंगी कि ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही है। नेक्स्ट पर आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। यहां पर कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट है 1.7, ठीक, जो कि डिजोल्व हुई 100 ग्राम ऑफ वाटर में, एंड 0.58 सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, ये यहाँ पर ये अलग और ये अलग। बोथ आर मिक्स्ड इन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स 1.45 सिल्वर क्लोराइड, ठीक, 1.45 एंड 0.85 और कैल्शियम नाइट्रेट ऑब्टेन, ठीक है। द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एज शो इन अ फिगर। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इट इज जस्ट अ रिएक्शन द सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, दिस इज NaCl, और वहां से ऑब्टेन हुआ सिल्वर क्लोराइड AgCl एंड प्लस दिस इज, और क्या ऑब्टेन हुआ 0.85 सिल्वर नाइट्रेट, नॉट एज सिल्वर नाइट्रेट, इज ए सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। खैर, आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल्स लिख दी है, आप सिंपल इनको ऐड करके देखिए। और सबसे पहले जो लॉ पढ़ाया गया वो यही पढ़ाया गया ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम है, तो ऑफ कोर्स दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। फर्स्ट लॉ से ही सॉल्व हो गया, आप लोग देख लेना, मास को ऐड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू नाइट्रोलियम। बेसिकली नाइट्रोलियम कैल्शियम साइनामाइड, अच्छा वापस से मैं बताती हूँ, ये PYQ का क्वेश्चन है, आपके PYQs में ऑलरेडी आ चुका है। कैल्शियम साइनामाइड में से कौन सा नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर बनता है, दैट इज नाइट्रोलियम। तो पहले ये पूछा गया है, इट इज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट यस अप्रॉक्स 2017 2019 के बीच वाले पेपर में, या हो सकता है 17-19 के पेपर में पूछा हुआ है। जब भी कंपटीशन की तैयारी करें तो एटलीस्ट 10-15 ईयर्स के PYQs करें। अगर PYQs करे होते तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी आता है, मतलब बन जाता है आपकी कप ऑफ टी। खैर, इसको आगे देख लेते हैं, ये कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन के साथ हीट करने में बनता है। ये PYQ का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये पहले एनडीए में आ चुका है, इसलिए इसको डायरेक्ट बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। इट इज कंपोज डिकम्पोज्ड ऑफ अमोनिया इन सॉइल, बिल्कुल ठीक है, ये अमोनिया को डिकम्पोज करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक। इट इज एन NPK फर्टिलाइजर, नो, ये नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नो, ये वन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक। अब सपोज कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ है, मैं फिर भी मान के चलती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन के लिए, जिस कंपटीशन के लिए जा रहे हो एटलीस्ट उसके PYQs तो आपने करे ही होंगे। फिर भी यहाँ पर देख लिए थर्ड और फोर्थ को आपने एलिमिनेट किया, तो देखिए थर्ड फोर्थ यहाँ पर एलिमिनेट किया। अब आप इन दो में स्टक हो गए होंगे, है ना, आप स्टक नहीं, फोर्थ वाला तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो ये वाला मतलब स्टक होने का कोई स्कोप ही नहीं है, करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल गया है। इजी है, मतलब अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बोला कि कौन सा करेक्ट मैच है, यहाँ पर बोला कितने करेक्ट मैच हैं। ओके,
सबसे पहले हम पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पिगमेंट जो होता है, मतलब केमिस्ट्री में, साइंस में, पिगमेंट्स का मतलब है जो कलरिंग इफेक्ट देते हैं। जब भी हम किसी भी मैन मेड कंपाउंड में कलरिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं मेटल के ऑक्साइड्स, यानी कलरिंग इफेक्ट जो देते हैं मैन मेड कंपाउंड में वो मेटल ऑक्साइड देते हैं, मतलब ये वाला करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब हम ड्रायर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे अगर नहीं भी पता, मैं आपके साथ टर्पेंटाइन या आपने अल्कोहल घर में सुना होगा कि पेंट रखा रह जाए तो बहुत थिक हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए उसमें मिलाया जाता है ऑयल। तो ऑयल कभी भी ड्रायर नहीं होगा, ये तो इमल्शन है, ये कभी भी ड्रायर का काम नहीं करेगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, राइट। फिर हम आगे बात करते हैं थिनर, मतलब थिनर के लिए यहाँ पर ये आ सकता था नेप्थेनाइट्स में भी मैग्नीशियम के हो, ये जनरली ड्राइंग वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, सुखाने के लिए हेल्प करते हैं इमल्शन को। तो वी सेड ये दोनों रॉन्ग हो गए। अभी हमारे पास 1 करेक्ट आया। अब हम नेक्स्ट बोलते हैं, दिस इज एंटी स्किनिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी स्किनिंग? जनरली देखा होगा जो हमारा पेंट होता है ना, उसके ऊपर जब वो ड्राई हो जाता है तो स्किन की फॉर्म में वो पतला पतला, मतलब जो फर्स्ट लेयर है उसको ड्राई करना, उसको स्किन नेचर लाइक फिल्म प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने का काम होता है एंटी स्किनिंग। इसमें फिनॉल यूज किया जाता है, ये वाला करेक्ट है ना, करेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, सेकंड और थर्ड रॉन्ग है, ठीक। ये पूछा ही नहीं है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, यहाँ तो पूछे कितने करेक्ट है, तो वी से 2 करेक्ट है 2 रॉन्ग है, मतलब बी वाला करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस बार क्या हुआ, ये भी पेंट का क्वेश्चन हो गया। मतलब मैन मेड कंपाउंड्स में से इस बार जो क्वेश्चंस आए वो पेंट में से आए, मतलब इतने सारे मैन मेड कंपाउंड्स पड़े थे तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ। आज से लगभग 2 साल पहले वाले पेपर में पेंट का क्वेश्चन आया था, उसके बाद ये अब आया है ना, जनरली नहीं तो सीमेंट और ग्लास के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ठीक है आया है। नेक्स्ट पर देखते हैं, वापस से इसमें भी यही बोला गया है, कौन से करेक्ट है ये नहीं पूछा, मतलब करेक्ट कौन से, कितने करेक्ट है, नहीं, यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। खैर पहले पढ़ते हैं। पाइन ऑयल इज यूज एंटी फॉर्मिंग एजेंट इन इमल्शन पेंट, बिल्कुल ठीक है, इमल्शन करने के लिए ही ऑयल मिलाया जाता है, इट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है। प्रोटेक्टिव कोलाइट आर यूज इन इमल्शन पेंट टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी। देखो प्रोटेक्टिव कोलाइट जो होगा वो डिक्रीज क्यों करेगा स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा ना, दैट्स मीन ये वाला टर्म रॉन्ग है, ये सेकंड वाला रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ड्रायर्स के लिए वी आर हैविंग ऑक्सीडाइजेबल ऑयल दैट एडेड टू अ emulsion paint to accelerate drying property, that is the definition of dryers। मुझे नहीं भी पता तो मेरे को डेफिनेशन फॉर्म में तो ये करेक्ट लग ही रहा है ना, नाम से ना ड्रायर मतलब वो जो सुखाने की टेंडेंसी रखता है, बेसिकली एक इमल्शन है, इमल्शन मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड, उसको ड्रायर डालना ही पड़ेगा, सुखाने की प्रॉपर्टी देनी है, तो इसका डी शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक। मतलब पेंट के ही आ गए दोनों मैनमेड कंपाउंड के क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, व्हाट अबाउट द लुईस, है ना, ये उसी के बारे में है, चारों दिए हैं और बोला है लुईस एसिड इसमें से कौन से है, और ये नहीं बोला कौन से, 1 2 3 4 के टर्म में दिया हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ ये कह रहा है फर्स्ट, दिस इज, पहले मैं आपको बता दूं लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या थी, है ना, कैसे पता लगाओगे लुईस एसिड है या नहीं है। वैसे अगर आप कभी भी हमेशा जो यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो एनसीईआरटी का रट्टा मार लेना चाहिए, और वो एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में वो तो देख ही लेने चाहिए। अगर हम इससे पहले वाले पेपर यानी 2025 के सेकंड की बात करें, सीडीएस के पेपर में, तो वहां पर भी क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड, दैट्स मीन लुईस एसिड, लुई बेस, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, इसमें एग्जांपल्स आते हैं। तो कभी भी अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो जैसे ही लुईस एसिड, लुईस बेस की डेफिनेशन दी है तो उसके नीचे कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप वहां सिलेक्टेड एग्जांपल में आते तो आप देखते ये सारे के सारे आपको वहीं सिलेक्टेड एग्जांपल्स में मिलेंगे। फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। लुईस एसिड के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को अडॉप्ट करेगा, मतलब बोरो करेगा और डोनेट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो आप वैसे भी निकाल के देख सकते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट ही आपको बताऊंगी, ये मेटल का है, दैट्स मीन कि ये एसिड है, बोरॉन है, दिस इज एसिड, नहीं दिस इज नॉट एसिड, नाइट्रोजन इज बेस ना, NH3 इज बेस, और ये दोनों हमारे क्या हो गए, दिस इज लुईस एसिड हो गए। मतलब 1 2 3 3 हमारे लुईस एसिड हो गए, और यहाँ पर यही पूछा है कि कितने लुईस एसिड हैं, ठीक है। अमोनिया तो नहीं होगा ना एसिड, इसलिए वो लुईस बेस हो गया।
नेक्स्ट पर आते हैं सोप और डिटर्जेंट। अगर आप देखें तो जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे उसमें हमने बहुत बार सोप डिटर्जेंट के बारे में बोला, और ये बोला भी था कि सोप डिटर्जेंट जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मिसल्स के ऊपर इसका जो नेचर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है हमेशा। तो ये वही क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। कहता है स्टेटमेंट, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो सोप की फर्स्ट डेफिनेशन ही हो गई कि सोप के अंदर कार्बोक्सिलिक फैमिली के 3 एसिड्स होते हैं एंड पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट होता है। ट्रू। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशंस एंड आइसोमेरिजन्स इन एलिमेंट कार्बन आर एट्रीब्यूट, दैट इज ओके। यहां पर ये वाला क्वेश्चन उठाकर आइसोमेरिजन्स का दिया। ध्यान से देखिए, आइसोमेरिजन्स की डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी डेफिनेशन है, करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एसिडिक बट कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्योंकि दिस इज योर लुईस एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होती है। दैट्स ट्रू, नेचर है। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर पॉइंट उठा लिया, ऑलमोस्ट डायरेक्ट पॉइंट आया। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, मतलब मिक्स है, मैनमेड कंपाउंड के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज द 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से कौन सा फिजिकल टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, मतलब पेपर बनाने के लिए, यहाँ पर पेपर के बारे में बात हो रही है, पेपर बनाने के लिए इनमें से कौन सा फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैकेनिकल एंड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, दैट्स ऑफ कोर्स, कोई भी मैड कंपाउंड हो स्ट्रेंथ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो रिक्वायर्ड होती ही होती है। सरफेस प्रॉपर्टी, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पेपर, तो पेपर के लिए सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बिना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज होगी, दैट इज लाइट का इफेक्ट होगा, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। परमिएबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एब्सोल्युटली, मतलब कितना फ्लूइड उसमें से जा रहा है, मतलब वो इसके ओपेक नेचर, ट्रांसपेरेंट नेचर को एक्सप्लेन करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ओवरऑल बोलूंगी कि क्या ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, नहीं, ये तो आईक्यू लेवल से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें उस पेपर के बारे में, दैट्स अ नॉर्मल पेपर, उसके बारे में मतलब पूरी डिटेल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड कंपोजिशन की भी जरूरत नहीं है। तो एज इस क्वेश्चन का आंसर दिस, लाइक, एक मिनट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स की यहाँ पर क्या जरूरत है, सॉरी, वी टॉकिंग अबाउट द पेपर ना, पेपर में ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है, मतलब व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द, ऑफ कोर्स दैट इज फ्लूइड का टेंडेंसी, आप फ्लूइड के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉट इज बाय द पेपर, पेपर को डिफाइन नहीं कर सकते कि उसमें से कितना फ्लूइड ट्रांसपेरेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस इज नॉट ट्रू, ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर आप पेपर के बारे में नहीं, फ्लूइड के नेचर को डिफाइन करने के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। तो एज अकॉर्डिंग मी, मुझे ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा, विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पेपर। तो यस, 1 2 3 दैट शुड बी द सी ऑप्शन, राइट। अगेन यहाँ पर आईक्यू लेवल की ही बारे में बात थी, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेट कर रहा होगा, पेपर के बारे में तो सब कोई जानते हैं, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। हाँ, टर्म्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, परमिएबिलिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से विजिबिलिटी क्लियर होगी, होता है ना, आप पेपर क्वालिटी को देखते हैं ना, तो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ना, क्लीन पेपर, विजिबिलिटी, तो वहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चन से, और अगर हम यहाँ पर बोले तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट था, वही पैटर्न था जो हम लोगों ने क्लास में हमेशा बताया है कि ये पैटर्न आएगा, आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, है ना। अभी यहाँ पर आओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, 19th वाला। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो अगेन मैं बोलूंगी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। सम टाइम आप फ्लूइड की टेंडेंसी को इन द टर्म्स ऑफ पेपर भी ले सकते हैं, सम टाइम पेपर फ्लूइड के टर्म में भी ले सकते हैं, तो उसमें सी और डी दोनों करेक्ट होने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चंस हमेशा केमिस्ट्री के कंफ्यूजिंग आते ही आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्शंस एंड, ओके, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टीज है। ध्यान से देखेंगे इस प्रॉपर्टीज को। लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें आयरन है, HCl है, दिस इज FeCl2 और हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है। ठीक, यहाँ पर कहता है कि आयरन इज रिड्यूस। देखिए रिडक्शन की प्रॉपर्टी, यहाँ पर आयरन था,
यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया। क्लोरीन का नेचर क्या है? क्लोरीन का नेचर तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो एडिशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी सेट ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट है। वी सेट द करेक्ट हमारे फर्स्ट वाले में, मतलब हमें आंसर साथ में देखते रहेंगे ना, हमें आंसर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम बी को भी एलिमिनेट करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत कॉमन रिएक्शन है एनसीईआरटी की। दिस इज ZnSO4 एंड दिस इज CuSO4। कहते हैं कार्बन सॉरी कॉपर इज बीइंग रिड्यूस, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें, देखिए कैसे पता चला, -2 +2 है ना, यहाँ पर एलिमिनेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर से देखें तो ये 0 हो गया, तो +2 से 0 होना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वी सेट बिल्कुल ठीक है, राइट। तो कॉपर वाला भी करेक्ट है हमारा, सेकंड वाला करेक्ट है, सेकंड वाला जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब वी आर स्टक बिटवीन A एंड C। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर ब्रोमाइड के बारे में बात करी जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज ब्रोमाइन और यहाँ पर I2, ठीक है। इसमें कहता है ब्रोमाइन इज रिड्यूस, देख लेते हैं, ये Br एंड दिस इज नेगेटिव, एब्सोल्युटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टी से करेक्ट है। तो नहीं रिड्यूस थोड़ा ही ना हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, नेगेटिव है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, इसलिए रॉन्ग है भाई, ये वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है, मतलब अभी भी हमारे पास चॉइस है कि मे बी द फर्स्ट, मे बी द सी। लेट्स सी द फोर्थ वन। इसमें मेथेन की ऑक्सीजन के साथ में CH4 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इज CO2 एंड H2O। इसमें कार्बन एटम इन CH4 इज ऑक्सीडाइज, देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH4 एंड दिस इज CO2, मतलब H हटाकर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यही हुआ है ना, हाँ जी। तो ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी का है, करेक्ट है। वी सेट सी शुड बी करेक्ट आंसर। ए वाला रॉन्ग हो गया, ए वाला रॉन्ग का मतलब 1 और 2 ओनली दिया था इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये थे टोटल, तो 15 क्वेश्चन सेट, 15 क्वेश्चन ही आए हैं आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का लेवल देखिए तो वीकेंड से जो हम हमेशा बोलते हैं कि लर्निंग केमिस्ट्री है, यहाँ पर वो ट्रिकी वाली केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर वो इतनी लेंथी इक्वेशंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिएक्शन से रिएक्टेंट एंड कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, रिएक्टेंट और कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 15 क्वेश्चन, होप आपको हेल्प मिली होगी कैसे सॉल्व की, एंड पैटर्न भी सेम रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेल्प तो मिलेगी ही। थैंक यू एंड जय हिंद।